फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। अगर तुम्हें आर्ट में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो तुमने इस टर्म के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ड्राइंग ही तो करना है, इसमें इतना क्या सोचना। जिसके लिए मैं कहूँगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तुम्हें बनाना होगा उसका फाउंडेशन। एक बिल्डिंग का फाउंडेशन उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर फाउंडेशन वीक है तो तुम्हारी बिल्डिंग भी ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। आर्ट में भी कुछ सिमिलर रूल्स अप्लाई होते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट तुम्हारे आर्ट के फाउंडेशन होते हैं। अगर फाउंडेशन वीक है तो हमारी आर्ट भी काफ़ी वीक होगी। दूसरी बात, आर्ट फंडामेंटल्स तुम्हें एक डायरेक्शन देती हैं अपनी आर्ट को इम्प्रूव करने का। बिना फंडामेंटल्स के तुम बेसिकली अंधेरे में चल रहे हो, ठीक है। पर आर्ट में कितने फंडामेंटल्स होते हैं? अलग अलग आर्टिस्ट तुम्हें अलग अलग नंबर्स देंगे और ऑनेस्टली मेरे नंबर्स भी बदलते रहते हैं, पर मैं तुम्हें मेनली 6 आर्ट फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा। जिसमें से पहला है मार्क मेकिंग। मार्क मेकिंग का सिंपल मतलब है किसी भी सरफेस पे मार्क बनाना, और एक मार्क कुछ भी हो सकता है। एक पेंसिल से पेपर पे लाइन बनाना, एक पेंट ब्रश पे कैनवस पे एक स्ट्रोक बनाना, या किसी टूल से कैनवस पे कोई टेक्सचर बनाना। मार्क मेकिंग आर्ट की सबसे सिंपल फंडामेंटल है। एक पेपर पे एक लाइन बनाना तो सबको आता है। लाइंस बेशक गंदे होंगे लेकिन आता तो है। एक छोटे बच्चे को एक मार्कर दे दो और फिर देखो वो अपनी मार्क मेकिंग का जलवा पूरे घर पे दिखा देगा। पर मार्क मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल भी है। आगे मैं जितने भी फंडामेंटल बताऊंगा वो सारे पॉइंटलेस हैं अगर तुम्हारी मार्क मेकिंग स्किल्स ही अच्छी नहीं है। अगर तुम एक लाइन सही से नहीं बना सकते तो एक पूरी पेंटिंग बनाना तो दूर की बात है। देखो, एक अच्छे लाइन की एक अपनी पहचान होती है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। एक अच्छे आर्टिस्ट की लाइन में उसकी कॉन्फिडेंस दिखती है। उसे लाइन्स बनाने से पहले 4 बार सोचना नहीं पड़ता। चिकन स्क्रैचिंग के बारे में सुना है? एक नौसिखिया आर्टिस्ट एक लाइन बनाने की जगह बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस का इस्तेमाल करता है जो उसके लाइंस को एक अनक्लीन और अनकॉन्फिडेंट लुक देते हैं। उसे चिकन स्क्रैचिंग कहते हैं। मुझे याद है मैं भी पहले ऐसा ही ड्राइंग बनाता था क्योंकि बड़े लाइंस मुझे नहीं आते थे बनाने। अगर कोशिश करता भी था तो लाइंस इधर उधर हो जाते थे, तो चिकन स्क्रैचिंग की ही आदत हो गई थी मुझे। दूसरा है डिसाइसिवनेस। तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम एक लाइन बनाते हो, तुम्हें वो लाइन सही नहीं लगती तो तुम उसके ऊपर एक और लाइन बनाते हो और फिर एक और ऐसा करते करते तुम्हारे ड्राइंग्स गंदे हो जाते हैं। ऐसे लाइंस को सर्चिंग लाइंस कहते हैं क्योंकि तुम वो सही लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है। पर एक अच्छे आर्टिस्ट को ज़्यादा सर्चिंग लाइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस सर्चिंग लाइंस की वजह से उसकी ड्राइंग्स गंदे भी नहीं होते। ओके, सो नेक्स्ट फंडामेंटल है शेप्स। शेप्स तुम्हारी आर्ट लर्निंग का दूसरा स्टेप है। तुमने लाइंस बनाना सीख लिया, अब उन लाइंस का इस्तेमाल करके तुम्हें बनाने हैं शेप्स। जब मैं शेप्स बोलता हूँ तो मेरा मतलब है 2D शेप्स। 3D शेप्स के बारे में मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बात करूंगा। 2D शेप्स में आते हैं सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स और वगैरह वगैरह। इन शेप्स को ऑर्गेनिक शेप्स भी कहते हैं, मतलब इन्हें तुम एक मैथमेटिकल फार्मूला से डिफाइन कर सकते हो। इन ऑर्गेनिक शेप्स ऑन द अदर हैंड किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला से डिफाइन नहीं किए जा सकते। ये शेप्स रैंडम होते हैं और नेचुरली अकरिंग होते हैं। अगर तुम्हें ड्राइंग में अच्छा होना है तो तुम्हें अपने शेप्स को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। अगर तुमने शेप्स को सही से आइडेंटिफाई करना और ड्रॉ करना सीख लिया तो फिर तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, और अगर तुम्हारे शेप्स अच्छे नहीं हैं तो तुम्हारी ड्राइंग्स भी अच्छी नहीं होगी। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर तुम्हें ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है तो तुम कैसे करोगे? नॉर्मली जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं वो इसकी कॉन्टूर ड्रॉ करने से स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरे चेहरे की आउटलाइन। और क्योंकि चेहरे का शेप इतना कॉम्प्लेक्स है तो उनसे ड्रॉ नहीं हो पाता और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के बहुत तरीके होते हैं, पर मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अपने रेफरेंस पिक्चर को 2 सिंपल शेप्स में डिवाइड कर दो। वो 2 शेप्स है लाइट शेप और शैडो शेप। अब तुम खुद देख के बताओ इन दोनों में से क्या ड्रॉ करना ज़्यादा आसान है, पहला या दूसरा? ऑफ कोर्स दूसरा वाला है। और तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है इसे ड्रॉ करना और फिर लाइट और शैडो कलर फिल करना। अगर तुमने ये स्टेप्स सही से कर लिए तो मान लो तुम्हारा 50% से ज़्यादा काम तो पूरा हो गया, और सिर्फ पोर्ट्रेट्स ही नहीं बल्कि सब कुछ ड्रॉ करना आसान हो जाता है अगर तुम उसे सिंपल शेप्स में विजुअलाइज कर सकते हो। उम्मीद है तुम्हें इससे शेप्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल है फॉर्म। 2D शेप्स में 2 डायमेंशंस होते हैं और अगर इनमें एक और डायमेंशन जोड़ दो तो 3 डायमेंशन बन जाते हैं। जैसे एक सर्कल स्फीयर बन जाएगा, एक स्क्वायर क्यूब बन जाएगा और एक ट्रायंगल पिरामिड बन जाएगा। और एक ऑब्जेक्ट की इसी 3 डायमेंशनैलिटी को फॉर्म कहते हैं। फॉर्म 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है पर हमारे ड्राइंग्स 2D होते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर्म क्रिएट करना बेसिकली एक इल्यूजन क्रिएट करने के बराबर है। तुम्हारा इल्यूजन जितना स्ट्रांग होगा तुम्हारी पेंटिंग उतनी ज़्यादा बिलीवेबल लगेगी। देखो, फॉर्म शो करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है शेडिंग, पर शेडिंग के बारे में मैं जब वैल्यू वाले सेगमेंट में पहुंचूंगा तब बात करूंगा। और दूसरा तरीका है लाइंस का इस्तेमाल करके। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ ना। तुम्हारे सामने एक हाथ की बाहरी आउटलाइन है, इसे कॉन्टूर लाइन कहते हैं, और कॉन्टूर लाइन वाली ड्राइंग नॉर्मली काफ़ी फ्लैट सी दिखती है।
अब इसमें वॉल्यूम ऐड करने के लिए मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। पहला, मैं इसमें थोड़ी डिटेलिंग कर सकता हूँ जिससे मसल्स एक दूसरे को किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं ये क्लियर हो जाए। और दूसरा, मैं क्रॉस कॉन्टूर और कॉन्टूर लाइंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर दूसरे शब्द में बोलूँ तो मैं एक वायर फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ। क्रॉस कॉन्टूर लाइंस वो लाइंस हैं जो कॉन्टूर लाइंस के पैरेलल चलती हैं, और क्रॉस कॉन्टूर लाइंस एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है फॉर्म शो करने का। ना जिस तरह तुमने सिंपल 2D शेप्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स शेप्स को सिंप्लीफाई किया था, उसी तरह तुम सिंपल 3D शेप्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन कहते हैं और इसका मेन पर्पस है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को समझना। और अगर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो तुम उसे बिना देखे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस फिगर को देखो। एक ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट होता है और इमेजिनेशन से ड्रॉ करना तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं इसे सिंपल बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को सिंपल 3D शेप से कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब तुम खुद बताओ इसमें से कौन सा ड्रॉ करना ज्यादा आसान है। ऑफ कोर्स सिंपल वाला, और ये तुम्हारी मेंटल लाइब्रेरी में आसानी से फिट भी हो जाएगा, जिससे तुम इसे अपनी इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर पाओगे। हमारा चौथा फंडामेंटल है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का सिंपल मतलब है 3D वर्ल्ड को 2D प्लेन पे सही से रिप्रेजेंट करना। तुमने फॉर्म तो सीख लिया, पर उस फॉर्म को सही तरीके से ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पर्सपेक्टिव ड्राइंग आना जरूरी है। ना पर्सपेक्टिव ड्राइंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट हमसे जितना दूर जाता है वो उतना ही छोटा दिखता है, और अगर उन्हें कनेक्ट करने के लिए कुछ पैरेलल लाइंस बनाते हो तो पर्सपेक्टिव में वो पैरेलल लाइंस एक पॉइंट से कन्वर्ज होते हुए दिखेंगे। इस कन्वर्जेंस पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर ये पैरेलल लाइंस ग्राउंड प्लेन के भी पैरेलल हैं तो उसका वैनिशिंग पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिरता है जिसे होराइजन लाइन कहते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग के मेनली 3 टाइप्स होते हैं वैनिशिंग पॉइंट के बेसिस पर। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसमें सिर्फ एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं, और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। और हम रियल वर्ल्ड को इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ना 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होते हैं, पर तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट फंडामेंटल है वैल्यू एंड कलर। वैल्यू और कलर एक सिक्के के दो पहलू हैं। वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रे स्केल से, जो कलर्स हैं, और हर कलर की अपनी एक वैल्यू होती है। इसीलिए मैं वैल्यू और कलर को एक साथ रख रहा हूँ। वैल्यूज का मतलब है लाइट और डार्क, और इसका पर्पस है किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म को डिफाइन करना। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, और उस ऑब्जेक्ट पे एक लाइट साइड और एक शैडो साइड क्रिएट होता है। और लाइट साइड शैडो साइड में किस तरह से ट्रांजिशन करता है उससे हमें उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म का पता चलता है। नाउ कलर का मेन काम होता है एक आर्ट वर्क में स्टाइल और मूड क्रिएट करना। तुम डिफरेंट कलर्स का यूज करके अपने ऑडियंस के डिफरेंट इमोशंस वो कर सकते हो। जैसे रेड रिप्रेजेंट करता है गुस्सा या डेंजर, ब्लू रिप्रेजेंट करता है सैडनेस या डिप्रेशन, ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है होप, और पिंक रिप्रेजेंट करता है लव। अपना पेंटिंग इंप्रूव करना है तो वैल्यू स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कुछ नहीं है। ज़्यादातर जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेंटिंग्स में कलर्स खराब हैं तो एक्चुअली में तुम्हारे वैल्यूज़ खराब होते हैं, और अगर तुम्हारे वैल्यूज सही हैं तो तुम उस पर जो चाहे वो कलर डाल सकते हो, तुम्हारी पेंटिंग अच्छी ही दिखेगी। ओके, सो हमारा लास्ट फंडामेंटल है कंपोजिशन। अभी तक मैंने तुम्हें सारे फंडामेंटल्स अलग अलग बताए हैं, पर अब वक्त है उन सारे फंडामेंटल्स को एक साथ एक पेंटिंग में यूज करने का। और तुम अपनी पेंटिंग में डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करते हो उसे ही कंपोजिशन कहते हैं। देखो, कंपोजिशन के कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, मोस्टली ये तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। कंपोजिशन का काम है एक स्टोरी बताना, और तुम अपनी स्टोरी कैसे बताना चाहते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपोजिशंस अच्छे या खराब नहीं हो सकते। इस पिक्चर को देखो, इसमें 8 बराबर हिस्से हैं जिनमें 8 अलग अलग कलर्स हैं, और ये देखने में काफी बोरिंग सा लगता है ना। पर्सनली मैं इसे एक खराब कंपोजिशन बोलूंगा, क्योंकि इसे देख के मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं जागा। अब इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है अरेंजमेंट का, पर ये पिक्चर पहली वाली से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखती है। नाउ एक कंपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट बेसिकली तुम्हारी कंपोजिशन का वो एरिया है जहां तुम्हारी मेन स्टोरी अनफोल्ड होती है। ये तुम्हारी आर्ट वर्क का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया होता है। एक कंपोजिशन में मल्टीपल फोकल पॉइंट्स हो सकते हैं, पर जितना कम रखो उतना ही बढ़िया। और एज एन आर्टिस्ट तुम्हारा काम ये है कि तुम इस फोकल पॉइंट को मजबूत बनाओ। एक कंपोजिशन क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं, पर 2 जाने माने तरीके हैं, द रूल ऑफ थर्ड्स और गोल्डन रेशियो। रूल ऑफ थर्ड्स में तुम्हें बेसिकली अपने फोकल पॉइंट को इन 4 में से किसी एक पॉइंट पे रखना है, और गोल्डन रेशियो में तुम्हें अपने फोकल पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है और बाकी सारे एलिमेंट्स इस लाइन के इर्द गिर्द बनाने हैं। ना जैसा कि मैंने कहा, कंपोजिशन क्रिएट करने की कोई रूल नहीं है, पर अपने फोकल पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हो। पहला है वैल्यू कॉन्ट्रास्ट। तुम्हें अपने फोकल पॉइंट पे वैल्यू कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग रखना है दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में। दूसरा है कलर कॉन्ट्रास्ट। यहाँ तुम्हें अपने फोकल पॉइंट पे ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स यूज़ करने हैं दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में, क्योंकि सैचुरेटेड कलर्स ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। और तीसरा है रिफाइनमेंट और डिटेल्स। तुम्हें अपने फोकल पॉइंट को ज़्यादा रिफाइन करना होगा और वहाँ ज़्यादा डिटेल्स क्रिएट करने होंगे। इससे तुम्हारे फोकल पॉइंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा।
ओके, सो ये थे तुम्हारे आर्ट के 6 फंडामेंटल्स। और अगर अब तुम्हारा सवाल है कि मैंने इसमें एनाटॉमी ड्राइंग को इंक्लूड नहीं किया, तो सबसे पहले तुम्हें एनाटॉमी ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, खास करके अगर तुम बिगिनर हो। अगर तुम इन 6 फंडामेंटल्स पे डिसेंट हो गए, तुम कुछ भी बना सकते हो। और दूसरी बात, एनाटॉमी ड्राइंग एक बहुत ही एडवांस लेवल चीज़ है, तो अगर तुम एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले ये 6 फंडामेंटल मास्टर करो और उसके बाद एनाटॉमी पे आओ। ठीक है, तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।